बोलो, बोलिए बेटा। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर वैल्यू एडेड मेथड। जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग एक बार ये फ्लैश बैक में देख लेते हैं और कुछ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। एंड सेंड द मैसेज ऑल्सो, अपने ग्रुप में भेज दो मैसेज और इंडिविजुअली भेज दो, ठीक है। तो आप बताइए तब तक मुझे, ताकि जिन लोगों का छूटा हो उनका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। बोलो बेटा। हम्म चलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है। पहला काम क्या है, आपको नोट्स तो मैंने बोला था तैयार करने के लिए ना बेटा। हाँ, आईयूसी के लिए ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी नोट्स बन जाता है ना, तो बेटा जब इंस्पेक्शन वगैरह होगा ना तो ये चीज़ें मायने रखेंगी और होना ही चाहिए नोटबुक में, ठीक है। और मार्क्स भी इसी पे मिलेगा ना बेटा, कि आप जब प्रॉपर स्टेप्स बताएं लिखेंगी तब। तो आइडेंटिफिकेशन और एंड क्या है, क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन एंड, बोलो बेटा। हाँ, मनी बोल रहा है क्या? अच्छा हिमांशु, तुम्हारे पिछले बैच के मनी से आवाज़ आपकी मिल रही है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो पहला हमारा क्या है, यही है, प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करिए, यूनिट है ये, यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट। वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है बताओ। 3 होता है ना। सेक्टर्स को हम किस में क्लासिफाई करते हैं, बोलो कौन कौन सा सेक्टर होंगे इकोनॉमी में, डोमेस्टिक सेक्टर में, डोमेस्टिक, बताइए। वेरी गुड, प्राइमरी कौन बोला ये, आरुषि बोल रहे, अच्छा वेरी गुड आरुषि बेटा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का मैंने देखा था, आप लोगों ने जो किया था, डिस्कशन किया था, तान्या, आयुषी, आरुषि और एक और कोई था ना, शायद 4 बच्चे थे। कौन था आपका जो प्रोजेक्ट था आप लोगों को दिया था ना, स्नेहा, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो 4 बच्चे थे ना, ठीक था, अच्छा बॉडी लैंग्वेज आप लोग का अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। बस उसमें थोड़ा सा एक क्या है ना, कि हम लोग अभी देख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट था, ठीक है। उसको थोड़ा सा तैयार करो, कम बोलो बट सॉलिड बोलो। और एक दो बच्चे को अगर उसको 2 राउंड में ले लो, 3 राउंड में ले लो। जैसे आपने एक राउंड में क्वेश्चन पूछा, फिर उसको दूसरे राउंड में चले गए, फिर तीसरे राउंड में चले गए, तो उसी बात को आप 3-3 राउंड में कंप्लीट करो, है ना। तो इस तरीके से, और टॉपिक पहले दे दो, तो इससे और इम्प्रूवमेंट होगा और ये आपका और अच्छा बनेगा। और आप लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, और जितने भी बच्चे हैं उसको ग्रुप में एक बार पोस्ट कर देना बेटा, सो दैट अदर्स कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, ठीक है। तो इसको ये काम कर लीजिएगा आप, पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, सो दैट अदर्स विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। स्टेप नंबर 2, अभी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, कितने, 27 स्टूडेंट्स आर देयर। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, अब हम आईयूसी वाले स्टेट पर आते हैं। कैसा, हम कैलकुलेट क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ जीडीपीएमपी करेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग, ये क्या करेंगे, एस्टीमेट, जब आपको आंसर लिखना पड़ेगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा ना बेटा, तो वो भी हमको बताना जरूरी है। तो एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको निकालते किस पर हैं, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट एमपी, ठीक है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो हम मार्केट प्राइस पे ही निकालते हैं, ठीक है।
तो आपने सेकंड स्टेप बता दिया। अब इसका अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? GDP-MP जो होगा या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, तो GVA-MP स्लैश GDP-MP, ठीक है? ये दोनों एक ही चीज़ होंगी। चूँकि मैं स्पेस कम हो जाएगा इसलिए मैं इसको डिलीट एक को मिटा देता हूँ, इसको मैंने मान लो मिटा दिया, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? तीनों सेक्टर का, इससे हमने क्वेश्चन किया था ना बेटा, आपको याद है? ठीक है? GVA-MP प्राइमरी सेक्टर P स्मॉल किया है, प्लस GVA-MP S सेकंड कर दिया सेकेंडरी सेक्टर, प्लस GVA-MP टर्सरी सेक्टर, ओके? आर्गुमेंट, अभी तीनों सेक्टर्स में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा? पूरे इकोनॉमी का आ जाएगा। आर्गुमेंट, ठीक है? हाँ, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? ये एग्जामिनेशन में जब स्टेप्स पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? NDP, वेरी गुड। NDP-FC कैसे निकालोगे? GDP-MP कहो, ठीक है? या GVMP को, तो GDP-MP से NDP-FC कैसे कैसे निकालोगे बताओ? माइनस डिप्रिसिएशन और माइनस NIT। NIT का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? NDP-FC हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? NDP-FC हो जाएगा। तो NIT का फॉर्मूला मुझे कोई बताएगा? IT माइनस सब्सिडी। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, पीछे फ्लैशबैक में जा रहे हैं, सो दैट एवरीबॉडी जस्ट रिकॉल, और जिनका छूट रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, उनके दिमाग में ये बातें आ जाएं, ठीक है? अब स्टेप नंबर 4, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट, क्या करना है? हमको नेशनल इनकम निकालना है। स्टेप 4, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्या एस्टिमेट करेंगे? बोलिए। यस, वेरी गुड। तो उसको क्या कहते हैं? उसका फुल फॉर्म क्या है? NNPFC का फुल फॉर्म। तो इसको हम NNPFC निकालना है, लेकिन NNPFC हम कैसे निकालेंगे? जब तक हमको, बोलो, जब तक हमको NF, हाँ, तो स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 को हम क्या करेंगे? NFIA, एस्टिमेट NFIA करेंगे, ठीक है ना? स्टेप नंबर 4, फाइंडिंग द NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान देना, ठीक है? NFIA का फॉर्मूला क्या, मुझे कोई बच्चा मुझे बताएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है? FITA, फीटा उल्टा मैंने लिख दिया ना? हाँ, ये सॉरी 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 सॉरी, फीफा माइनस फीटा, ठीक है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है? तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या आएगा? हमारा NFI आ जाएगा। तो जब NFI आ गया और हमको पहले से क्या मिल चुका है? NDPFC, तो हमारा लास्ट स्टेज हो गया क्या? NNPFC निकलेगा कैसे? तो NDPFC प्लस NFIA इज इक्वल टू NNPFC। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, किस मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से। ये तो स्टेप हो गया स्टेप्स हो गया, माइंड, ठीक है? लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना जरूरी है ना? अब तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये तो हमको स्टेप्स में हम इतना लिख लेंगे
कितना स्टेप्स है हमारा इसका, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई। कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड कितने बच्चे ज्वाइन कर, जैसे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे ना तो मुझे बताना। कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, वीओ लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वीओ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके दो कंपोनेंट है बेटा, एक तो एक रिवेन्यू कंपोनेंट, दूसरा है कॉस्ट कंपोनेंट, ठीक है। रिवेन्यू कंपोनेंट में सेल्स, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आएगा हम नहीं जानते। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को हम एक वो मार्क कर लेते हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमारा क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जहां डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक नहीं हो वहां वीओ इज इक्वल टू सेल्स हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं। जहां चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, तो वहां सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। और जैसा होगा चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वही बाप को पकड़िए, रिस्पेक्ट दीजिए, बेटा जी को जाने दीजिए, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से। इसके बाद कॉस्ट कंपोनेंट भी है हमारा इस फॉर्मूले में। तो कॉस्ट कंपोनेंट वाले फॉर्मूले में क्या है, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर का जो पेमेंट होता है वो, फैक्टर पेमेंट में क्या आएगा, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोलो बेटा, बीच बीच में। हाँ, ये हम पूछते रहते हैं बीच में, इसलिए कि हमारे बच्चों को रिवीजन होता रहे, छूटे नहीं कोई कुछ, और आप लोग बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरे को मालूम भी हो जाएगा। तो कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर में, कॉस्ट कंपोनेंट में एक रेवेन्यू कंपोनेंट, दूसरा कॉस्ट कंपोनेंट फॉर्मूले का। तो रेवेन्यू कंपोनेंट में देखा सेल्स, जहाँ सेल्स होगा इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर चेंज इन स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बातें होंगी, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दो कंपोनेंट कॉमा देकर लिखा है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मैंने बोल दिया। कॉस्ट कंपोनेंट में क्या है, फैक्टर पेमेंट्स को जो हम कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट में रेंट, क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो उसके क्या हो जाएंगे, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये हो जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिप्रिसिएशन। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इसके बाद जब मालूम हो जाएगा तो हम अपना अपना जी जो भी हमारा वैल्यू एडेड मेथड का है उसको हम निकाल लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हुए। चलो, तो ये हमारा हो गया। लेकिन इसमें हमको प्रिकॉशंस क्या रखने होंगे कि हमको जितने भी, कितने बच्चे ज्वाइन किए, 34 नहीं होंगे, 32 के आसपास होंगे, मेरा भी आईडी है ना। चलो, तो इसके बाद इसमें जो प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और कई बार पूछा भी है प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशंस में हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, बोलो बेटा। सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम नहीं लेते हैं। और कुछ है, बोलो। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, इंपोर्टेड रेंट को इंक्लूड कर लेते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपकी माता जी, हाँ, और ऐसे जितने भी लोग काम करने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, बोलो बेटा। और चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। तो ये हमारा प्रिकॉशंस था, प्रिकॉशंस को याद रखना पड़ेगा, फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। फार्मूले का जो फार्मूला है उसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू कंपोनेंट्स और कॉस्ट कंपोनेंट्स है। रेवेन्यू कंपोनेंट्स में सेल्स है, अगर पी, सेल्स इज इक्वल टू पी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमको निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर चेंज इन स्टॉक है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है। कॉस्ट कंपोनेंट में फैक्टर पेमेंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डिप्रिसिएशन और एनआईटी को हम लेते हैं। इसके क्वेश्चंस हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप ये एंड मत मान लेना, आप खूब प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, तब जाके ये होगा, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशंस को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमारा इनकम मेथड आता है। इनकम मेथड में हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, हम इसको एनडीपी-एफसी पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, एनडीपी-एफसी पे निकालते हैं। बोलो बेटा, सही है, बोलो। इसका फॉर्मूला क्या है इनकम मेथड का, जस्ट हम इसका अब टेस्ट लेने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड का फॉर्मूला बताएंगे आप, बोलिए। शाबाश। ये बेटा केवल कुछ ही बच्चे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। सीओई प्लस, बाप सब्जी आवाज आ रही है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, सीओई, हाँ सीओई प्लस ओएस और प्लस माई, हाँ एम आई, ठीक है। मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और सीओई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो अब बताओ कि सीओई के कंपोनेंट बता दो मुझे जल्दी से। हाँ, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, ठीक है। इसमें ध्यान रखना इंक्लूडिंग डेफर्ड वेजेस। डेफर्ड पेमेंट का एक एग्जांपल दोगे, डेफर्ड पेमेंट का, डेफर्ड पेमेंट का, जैसे हमने कहा ना वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड इंक्लूडिंग डेफर्ड वेजेज या डेफर्ड पेमेंट्स, इसका एग्जांपल मुझे दोगे। बोलिए। आपका जो रिटायरमेंट का जो पेंशन मिलता है ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है दैट इज एग्जांपल ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि आपने काम पहले कर लिया है और उसका पेंशन बाद में मिल रहा है, ठीक है। ओके, बोलो भाई। हाँ, इसके बाद एस 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 लिखा है, ये क्या है, एस एस एस। हाँ, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना किसका कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर्स, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लॉय तो अपने पैसे से उसको जो मिलेगी तो वो तो वेजेज एंड सैलरीज का हिस्सा हो जाएगा ना। इम्प्लॉयज अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो क्या होगा, वेजेज एंड सैलरीज का पार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। उसी में अपने उसी हिस्से में से वो देता है, लेकिन एम्प्लॉयर करता है तो उसके लिए एडिशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सॉरी, सीओई जो है वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड इंक्लूडिंग डेफर्ड वेजेज, डेफर्ड पेमेंट, जैसे रिटायरमेंट पेंशन की मैंने बात की। इसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये हो गया ना, बोलो भाई। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में बताइए क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सब सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होगा, बोलिए। बोलिए, बोलिए बेटा, बोलिए, बोलिए। और अच्छा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट को भी कुछ कहते हैं कॉमन रूप से, बोलो क्या कहते हैं। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट को कॉमन रूप से क्या कहते हैं। हाँ, यस, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, ये होगा ना, ओनरशिप से। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट क्या है, कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी,
ठीक है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप इनकम भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, गेटिंग पॉइंट। तो ये आपको भी इसको भी याद रखना पड़ेगा, एक कंट्रोल है और एक है ओनरशिप। ठीक है, बोलो भाई। अब ये प्रॉफिट, हाँ, अब प्रॉफिट के कौन कौन से पार्ट हैं ये देखो। मैं इसलिए इसको इतना टाइम ले रहा हूँ कि बच्चों को याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और बाद में उनको नेशनल इनकम अकाउंटिंग टफ लगने लगेगा। गेटिंग पॉइंट, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। बोलो प्रॉफिट, जल्दी बोलिए। प्रॉफिट के कंपोनेंट क्या क्या हैं? प्रॉफिट क्या बेटा? ओके, सीटी। और बोलिए। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका कुछ और नाम है? ओके, और कुछ नाम है? बताया था ना, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं, इसी प्रॉफिट को लिख देते हैं प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट। ठीक है, इसको दो भाग में, या इसको लिख लो। समझ रहे हो बेटा, यही गड़बड़ हो जाता है। प्रॉफिट को वो दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया क्या, प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट। अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ये ठीक से लिखा नहीं है। ठीक है, प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट, प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट। और इसके बाद तब करते हैं प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और दैट इंक्लूड्स द डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे भी कहीं कहीं वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आते हैं इसका, अब कितने बच्चे, 33। अब हम स्टार्ट करें क्या, एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करें कि इसका प्रिकॉशंस देख लोगे? स्टार्ट करें बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड बच्चे स्टार्ट कर देते हैं ना। चलो, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये डिमांड साइड की बात करता है। ठीक है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड हमने प्रोडक्शन साइड देखा। ठीक है, तो इनकम मेथड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर मेथड ये डिमांड साइड, मतलब हम जो भी पैसा हमको जो मिला उसको हम से कितना गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर पाते हैं, उसके ऊपर कितना खर्च कर पाते हैं। ठीक है, तो डिमांड ऑफ गुड्स लीड्स टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड, अब जैसा ही नाम से क्लियर है, ये एक्सपेंडिचर क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। अब हमको बस पकड़ना क्या है कि भाई ये एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, उस एक्सपेंडिचर को पकड़ना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को
हमको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब क्या है इसका कि जितने भी दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, उन सबको हम इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज और फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में कंसिडर करेंगे। आर गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स अदर देन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स। मतलब फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या है? फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स को क्या कहेंगे हम? फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स को क्या कह सकते हैं? गुड्स को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। कैपिटल गुड्स ये सभी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में कंसिडर होंगे। मतलब कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम माइनस, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, आर गेटिंग पॉइंट? इस मेथड जैसे हमने देखा था, उसको वैल्यू एडेड मेथड का नाम अल्टरनेट नेम था, इस तरह एक्सपेंडिचर मेथड का भी कुछ अल्टरनेट नेम है और उससे भी हमको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी न्यूमेरिकल को। तो एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो। कंजम्पशन, हाँ ठीक है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फाइनल को लेगा है। इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं इसको, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड्स। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए, ऐसा क्यों कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बताया? इसका अल्टरनेट नेम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड किसको कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में क्या हमने जानकारी लिया कि ये सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, और वो कैसा होगा? एक्सपेंडिचर ऑन ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ध्यान से सुनोगे बेटा, ध्यान सुनोगे, बार बार सुनोगे तो याद होगा, हम ज्यादा तेज नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात, एक्सपेंडिचर मेथड हम डिमांड साइड की बात करता है। ठीक है, डिमांड ऑफ गुड्स लीड टू द एक्सपेंडिचर, डिमांड ऑफ गुड्स लीड टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है ठीक है, इसके बाद ये सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान में रहेगा ना बेटा? बोलो। और इसको मैंने बताया एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसका दूसरा नाम भी है, जैसा कि आशुतोष ने बताया, इनकम डिस्पोजल मेथड। लेकिन हम ये कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर बनता है, इसलिए इसको कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर consists of final consumption, ध्यान से देखेंगे, फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर तो वर्ड हमेशा इंक्लूड ही रहेगा, एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल, हम अभी देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इसको तो और क्लैरिटी आएगी। बस अभी इतना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना दिमाग में बैठता जा रहा है कि नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसीलिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। तो इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको इन एक्सपेंडिचर मेथड को दो नाम दिया, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड,
जो कि अभी हमने चर्चा किया। दूसरा नाम क्या है? इनकम डिस्पोजल, इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड। ओके, ये नाम याद रहेगा बेटा? बोलिए, इनकम डिस्पोजल मेथड, पहला नाम क्या था? बोलिए। हम हाँ, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। आप लिखते जाएंगे और स्क्रीनशॉट से फायदा नहीं होगा, लिखने से फायदा होता है, हमेशा जान लेना। स्क्रीनशॉट से फायदा नहीं होगा, हम जब थोड़ा फास्ट होते हैं तब बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन जितना ही लिखोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड कहते हैं। दूसरा इसका नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों कहते हैं? बोलिए। ठीक है, बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। देखो, जब इनकम जनरेट होता है ना, हाउस होल्ड और फर्म, है ना, ठीक है, और भी दूसरे सेक्टर्स मिले होते हैं, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर्स है, हम पूरे इकोनॉमी को क्लासिफाई कर देते हैं, 4 सेक्टर में कर देते हैं ना बेटा। बोलो, 4 सेक्टर में करते कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, इसी में कहते हैं ना। बोलो। हाँ, हम इसको 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी बात करते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी जब होती है तो हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। फिर गवर्नमेंट भी आ जाता है उसमें, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट भी, इसेंशियल सर्विसेज की, है ना। बोलो। और इसके बाद फॉरेन सेक्टर भी होता है, वहाँ से हमारा सब काम चलता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स हम काउंट करते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको इनकम डिस्पोजल मेथड कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें डिस्पोजिशन ऑफ क्या होता है? जनरेटेड इनकम। ठीक है, डिस्पोजिशन, डिस्पो इट टेक्स प्लेस इन दिस मेथड, डिस्पोजिशन ऑफ जनरेटेड इनकम। इनकम जनरेट कहाँ हुआ था? फर्म के समय में जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया था तो उसमें क्या हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था, तो वहां पर जहां प्रोडक्शन होगा इनकम का जनरेशन हुआ, तो इनकम मेथड हमारा बन गया था। बोलो भाई, बोलिए। तो ये जो डिस्पोजिशन होता है वो 2 फॉर्म में हो गया। एक तो है कि आ, या तो हाउस होल्ड इसको यूज कर ले, या तो गवर्नमेंट। ठीक है, और यहां से हमारा आता है क्या? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वहाँ गवर्नमेंट क्या, वहाँ पर एसेट्स का भी क्रिएशन होता है जिसमें हम कैपिटल फॉर्मेशंस कहते हैं। तो ये हमारा इनकम डिस्पोजल इसलिए मेथड कहा जाता है क्योंकि जो इनकम जो जनरेट हुआ वो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर होता है या तो हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, या गवर्नमेंट के द्वारा जिसको हम जनरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और जिसके द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। तो डिस्पोजिशन जो है वो जनरेटेड इनकम का इस रूप में होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के 2 नाम क्यों हुए उसकी हमने अभी तक चर्चा किया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि इसके निकालने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? उस स्टेप्स को जानना, जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उसके लिए स्टेप्स का जानना जरूरी है। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? स्टेप, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलिए, बोलो भाई। इकोनॉमी को हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। किसमें किसमें? तो पहले हमने ले लिया हाउस होल्ड। बोलो भाई, दिमाग में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ भी? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, ध्यान से देखना, और फॉरेन सेक्टर, ये हमने कर दिया। ठीक है, और हाउस होल्ड
से क्या होता है, हमारा निकलता है आपके बुक में जो दिया होगा, PFCE। PFCE क्या है, बोलिए, बोलो। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जनरली ये दिया होता है, ठीक है, आर गेट योर पॉइंट। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या, कि मान लो कि आपकी पर्सनल इनकम 100 रुपये है, आशुतोष की पर्सनल इनकम कितना है, 100 रुपये। बड़ा इनकम लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और आपने कितना बचाया, 20 रुपीज बचा लिया, तो आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो आपका जो इनकम था माइनस सेविंग, तो ये क्या, 80 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस तरीके जनरली ये दिया होता है, इससे ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे उसको आप समझ लीजिए। समझ गया, समझा दिया ना इसको, बोलो बेटा, ओके, बोलो, मेरी बात बोलो भाई, ये सुनो। तो हाउस होल्ड जो है वहां से क्या निकल के आता है, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ऑन फाइनल गुड्स, सॉरी, ठीक है। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कैसा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, FG, एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है। और भी है इसमें नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन दिख लेना, इसकी चर्चा कुछ बुक्स में नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं हाउस होल्ड के सेक्टर में, जैसे मान लो कि कोई भी क्लब, छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, या आपका स्कूल मान लो, ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बोलो। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहली बात हमने स्टेप नंबर 1 में लिया, क्लासिफाई कर दिया इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में, ठीक है। याद रहेगा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है, इससे करते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, फॉरेन सेक्टर। ये हो गया, पहला काम हो गया, बोलो भाई। इसके बाद हाउस होल्ड से हमको क्या निकल के आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं, पर्सनल, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। तो क्वेश्चन में अगर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया तो वी नीड नॉट बी गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, वी नीड नॉट कंफ्यूज्ड आवरसेल्फ, ओके। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, FG मैंने यहाँ लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाई किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है, बाय हाउस होल्ड्स। और इसके अलावा क्या है, एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जा सकता है जो कि प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आए, तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सच एज क्लब्स, स्कूल्स एटसेट्रा, ठीक है। जो भी होगा वो तो जानते ही 1 साल के अंदर होता है, इसको तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो भी एक्सपेंडिचर है वो किस पर्पज से होता है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स वांट्स, ठीक है। अब इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो पहले हमने देखा कि इकोनॉमी को हमने 4 सेक्टर में देखा, हाउस होल्ड को बांटा, गवर्नमेंट में बांटा, फर्म में बांटा और फॉरेन सेक्टर में आया। अब हम हाउस होल्ड की ही बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। हाउस हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड, बोलो समझ में आ रही बात, इतना जितना मैंने बोला उतना समझ में आ रहा है, आपने वॉशिंग मशीन का नाम सुना है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन जैसे जो गुड्स हैं
जिसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कह सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। वो कम से कम 10 साल 15 साल ऐसे चल जाता है, तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पीएफ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। तो इसको आप याद रखेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा क्या आ सकता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे हमने नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एनडीजी, नॉन ड्यूरेबल, इसमें एनडीजी के अलावा लिख सकते हो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कह सकते हो। तो एनडीजी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे मान लो कि है सब्जी खराब हो जाएगी, ठीक है, वेजिटेबल्स, पेपर, ठीक है, पेपरिंग कर लो, पेपर कर लो, वॉशिंग पाउडर, निरमा, धूप सी सफेदी, सबकी पसंद निरमा, ये आपने सुना होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा, तो हमारा क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो पहला हमारा ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा क्या, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं, 20 आ गया स्लाइड, फिर पीछे आते हैं। ठीक है, और डिलीट करते हैं। ठीक है, सबको डिलीट करते हैं, नहीं तो फिर आगे की स्लाइड काम नहीं करेगी। चलिए, तो हमने बात किया था, कहाँ बात किया था आपको, हमने बात किया था क्लासिफिकेशन फाइनल पीएफसी के बारे में बात कर रहे थे, पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड के अंतर्गत। ठीक है, और हमने बात किया था कि इसमें हम इसका दूसरा भी नाम है, क्या है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं, व्हाट आर थिंग्स इंक्लूडेड अंडर दिस। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सीडीजी। दूसरा क्या है, जिसमें वॉशिंग मशीन का नाम लिया था मैंने, एनडीजी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें हमने वॉशिंग पाउडर, निरमा की बात किया था, वेजिटेबल्स, पेपर, इंक एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा क्या है, कंज्यूमर सर्विसेज। थर्ड क्या है, कंज्यूमर सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंज्यूमर सर्विसेज का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज। ये याद ही करना पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। मतलब इसके आधार पर कुछ जो भी क्वेश्चन में अगर चेंज होता है तो आप इसको पकड़ लोगे, एजुकेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है, कंज्यूमर सर्विसेज। ठीक है, अब क्वेश्चन में मान लो दे दिया कि एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं दिया, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दिया, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं, डायरेक्ट दिया कंज्यूमर सर्विसेज, और कंज्यूमर सर्विसेज भी दिया, उसकी वैल्यू भी दिया, और बैंकिंग की वैल्यू भी दे दिया, इंश्योरेंस की वैल्यू भी दे दिया, तो आप केवल कंज्यूमर सर्विसेज ही पकड़ लेंगे, दैट्स ऑल। बिकॉज कंज्यूमर सर्विसेज में बैंकिंग इंश्योरेंस मिला हुआ प्लस और भी दूसरे एक्सपेंडिचर्स होंगे। चौथा हमारा है imputed value of production of self consumption, imputed value of production of self consumption, imputed value of production of self consumption। ठीक है, imputed value of production for self consumption। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये होगा IVPSC। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि प्रोडक्शन करते हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं आ पाता है, अपने लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको खरीदना होता तो हमको पे करना पड़ता ना, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। पांचवा हमारा क्या है, फिफ्थ नंबर, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। ठीक है, इम्प्यूटेड, अगर हम इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड, मेरा फोन गर्म हो गया है, ऑक्युपाइड
हाउसेज, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट मतलब हम अपने मकान में, हमने मकान बनाया और उसी मकान में रह रहे हैं, तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज मतलब मकान मालिक जो है वो खुद रहता भी है उसी में, तो हम ये एज्यूम कर ले आते हैं कि वो भी रहता तो उसको भी पे करना पड़ता अगर वो उसको रेंट देना पड़ता तो ऐसे जो वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो छठा है, डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड, डायरेक्ट परचेजेस, देखो ये याद करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं मेड, और जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं कि इसी वजह से होती है कि शुरू से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में ये हेडेक हो जाता है, तो फिर टीचर हम लोग जिसे लोग उसको कहते हैं छोड़ दो, ठीक है। और तब आपके ऊपर खतरा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप एक छोड़ोगे तो आपको प्रेशर होगा कि दूसरे को टॉपिक से 100% आप करो, समझ रहे हो, और तब आपका रिजल्ट पर असर होता है। इसलिए आप शुरू से मेहनत करोगे, याद करते रहोगे, बार बार करते रहोगे तो आसान होगा। सो डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स हाउस होल्ड्स आर एडेड, ठीक है, आर परचेज अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स हाउस होल्ड आर एडेड, ठीक है। डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स हाउस होल्ड मतलब डायरेक्टली अगर कोई परचेज करता है विदेश में, अब्रॉड, अपने देश के व्यक्ति के द्वारा रेजिडेंट्स हाउस होल्ड्स आर एडेड, तब उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, खेला होवे, ठीक है, देखिएगा खेला हुआ क्या, तो आपने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउस होल्ड्स आर एडेड बट डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट, देखो याद रखना पड़ेगा बेटा, डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेजिडेंट, विदेशी, जैसे एनएफआईए का जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ उसी तरह से मिलता है, उसी को ध्यान में रख के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट्स हाउस होल्ड, एज फॉर हाउस होल्ड मतलब फॉरेनर्स, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। एक बार फिर देख लेना, हम पूरा पढ़ रहे हैं उसको, हम क्या क्या चीजें इसमें हम इंक्लूड करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज हम केवल पीएफसी की बात कर रहे हैं इस समय, केवल और केवल पीएफसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड, हमने इकोनॉमी को 4 भाग में बांट दिया था, ठीक है। बहुत स्लो जा रहे हैं आयुषी, आई एम राइट, स्लो है ना बेटा, वेरी स्लो। रिया, तानिया, बोल बेटा, ठीक है। तो हाँ, हमने क्लासिफाई किया था इकोनॉमी को किसमें, 4 सेक्टर में, किसको किसमें किसमें किया था, अब बताइए जरा। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड से हम क्या ले लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट के भी हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन आप जान लीजिए GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फर्म से क्या लिखते हैं, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और फॉरेन सेक्टर से क्या लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, तो हम अब चूंकि पीएफसी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन, दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे सब्जियां या वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, अपने लिए खाया और
बनाया, उगाया और खाया, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल, बनाया और खाया, किसी चीज का प्रोडक्शन किया और उसको खा डाला, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इसके अलावा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, ये भी होगा। इसके अलावा सबसे जो आपको याद रखना, डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट, हमारे यहाँ के लोग अब्रॉड में कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। बट डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट, हमारे यहाँ बाई नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड, विदेशियों के द्वारा हमारे यहाँ जो परचेज किया जाता है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज के द्वारा परचेज किया जाता है, उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये PFCE है, ठीक है, PFCE। आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आई बात? बोलो, बोलिए भाई। ओह, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे भी बढ़े, बोलो बोलो। चलो थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा है, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा है गवर्नमेंट का, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, GFC, ये कहाँ से है, गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या है हमारा, GOVT, गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट, शॉर्ट में GOVERN, MNT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या हमारा, GFCE, ठीक है। GFC क्या है हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी इसको कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट का मतलब यहां पर क्या है, जनरल गवर्नमेंट से। किससे मतलब है, जनरल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो जनरल गवर्नमेंट किस पर खर्च करती है, बोलिए। जनरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मतलब जनरल गवर्नमेंट है। हम GFCE की बात करते हैं, बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE, ठीक है। हमने इकोनॉमी को 4 भागों में बांटा था, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर। तो हम अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो GFCE गवर्नमेंट सेक्टर से जो आता है, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट से मतलब हमने क्या बताया, जनरल गवर्नमेंट बताया, GG लिख दो, ठीक है, GG बताया। गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ खर्च करती है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स। कहाँ खर्च करती है, कलेक्टिव वांट, CW पर खर्च करती है ये, ठीक है, कलेक्टिव वांट्स, ठीक है। बोलो भाई। अब कलेक्टिव वांट्स क्या होता है, जिसमें सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। तो मतलब एजुकेशन, एजुकेशन पहला काम। दूसरा काम हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पर खर्च करती है, ठीक है। इसके अलावा चाइना जैसा पड़ोसी, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी, तो मतलब क्या हुआ, डिफेंस पर खर्च करती है। गेट पॉइंट? बोलो, एटसेट्रा, केवल यही नहीं है और भी बहुत है, ठीक है। तो ऐसी चीजों पर गवर्नमेंट खर्च करती है। बोलो भाई, बोलिए। अब इन सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो पहली बात तो हमारा बड़ा आइटम क्या है, COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये कैसा होगा, पेड बाई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हम पहले किसको कंप्लीट कर लिए, COE को। समझ में आई बात, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और किसके द्वारा, गवर्नमेंट खर्च करती है, तो पेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा क्या है,
गवर्नमेंट जो भी खर्च कर रही है, याद रखिएगा इसको, पेड बाय द गवर्नमेंट, सीओई पेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको हम शामिल करेंगे। दूसरा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से गवर्नमेंट जो परचेज करती है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट से, उसको हम किस में शामिल करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट परचेज अब्रॉड से जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, किसके लिए, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के लिए, ठीक है, इसको ठीक से पढ़ लेंगे आप। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। समझ में आई बात, बोलो भाई, बोलो। तो अभी हमारे बच्चे लग रहा है थक रहे हैं, और मैं भी बोलो बेटा, अभी और कंटिन्यू करें कि और इसको लीव करें, जल्दी बताइए, बोलिए। तानिया, शाहीन, रिया, आयुषी, आरुषि, लीव करते हैं। शाहीन बोल, क्या बेटा आरुषि? बच्चे चले गए तो बेटा वो धैर्य, एक छोटी सी कहानी है। वॉल्टर महोदय थे, वॉल्टर महोदय ने एक प्रयोग किया, क्लास में वो गए, और मार्स मेलो का नाम सुना होगा आपने ना, मार्स मेलो सुना है? हाँ, तो मार्स मेलो उन्होंने जो है, बहुत पुरानी बात है, उस समय मार्स मेलो नई नई कंपनी बनी थी, तो मार्स मेलो उन्होंने बच्चों को दिया, रहे होंगे 20-25-30 बच्चे रहे होंगे, उन्होंने बच्चों को दिया, और देने के बाद वो चले गए, बोले कि हम आ रहे हैं अभी 10 मिनट में हम आ रहे हैं, और कोई अभी खाएगा नहीं, ठीक है। अब वो नर्सरी के बच्चे, छोटे बच्चे, अब मार्स मेलो सामने, अब वो 10 मिनट बाद तो कह के गए थे, लेकिन 10 मिनट बाद नहीं आए, आधे घंटे बाद आए जानबूझकर, और पता चला कि सब बच्चों ने फिनिश कर दिया था। अब क्लास 2 का बच्चा क्लास 1 के बच्चे को अगर सामने दे दोगे तो छोड़ेगा क्या? बोलो, बोलो भाई, अपने को उस जगह जाके ले जाके बताओ। तान्या, आरुषि, आयुषी, आशुतोष, सजीत, बोलिए, छोड़ेगा? तो बच्चों ने क्या किया, सब खा लिया, केवल 10 बच्चे, केवल 10 बच्चे जो थे, उन्होंने नहीं खाया। उन सब के नाम वॉल्टर महोदय ने नोट कर लिए। इट वॉज हिज रिसर्च। उन्होंने उन सब बच्चों के नाम नोट कर लिए, और 30-35 साल बाद उन बच्चों के का पता ढूंढ, उनके नाम वगैरह पता वगैरह सब नोट कर लिया था, और 30-35 साल बाद उन बच्चों के एड्रेस खोजते खोजते उनका उनके बारे में पता किया, और वो सारे बच्चे बहुत आगे जिंदगी में बढ़े। इस ट्रू स्टोरी का, इस ट्रू रिसर्च का क्या है मैसेज, कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जो है ना, ये वर्ड जो है ना, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य, समझ रहे हो? जिसके पास धैर्य नहीं है, वो अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं कर पाता है। समझ रहे हो बेटा? तो धैर्य का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे पेशेंस हो। जब आप के जीवन में ऐसा समय आएगा, करते 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 आप उब जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, और जब परेशानी आए जिंदगी में, तो वहीं पर रुकना। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग भी कई बार, कभी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी हमने, ठीक है, इसके अलावा हमने सीडीएस निकाला, वहाँ मतलब इंटरव्यू छूट गया, कॉल लेटर लेट पहुंचा, मतलब भगवान ने बहुत तरीके से परीक्षा ली। इसके बाद फिर अब टीचिंग का मैंने दिया, और भी दूसरे कॉम्पिटिशन देता था, रेलवे में कुछ छूट गए। इसके बाद मुझे लगता है मेरा टर्न नहीं है। जब सीडीएस में गया तो वहाँ पर अ, जब हमारे विंग कमांडर ने बोला कि यू आर नॉट फिट फॉर आर्मी जॉब, तो हमने शौक लग गया मुझे, तो मैंने कहा आर्मी में मेरा फर्स्ट पैशन था कि आर्मी में टीचर बनूं। तो खैर, तो उन्होंने बताया जाए कि यू आर नॉट फिट फॉर, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने यू आर वेरी नॉस्टैल्जिक, ठीक है। तो मैंने उस समय नॉस्टैल्जिक की मीनिंग मुझे मालूम नहीं थी। फिर मैं घर आया, इसका डिक्शनरी सर्च किया,
नॉस्टैल्जिक है मीनिंग कि इमोशनल, वेरी इमोशनल। मैंने बताया कि जैसे मान लो किसी से लड़ाई हो रही है, तो मैं उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा ऐसे सोचने लगता हूँ मैं, और वास्तव में ये मेरी वीकनेस है, सोचने लगता हूँ, इस तरह का मेरा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो मैं किसी से बहुत हार्श नहीं हो पाता हूँ। उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने बोला कि ओह! देन मेरे लिए तो मैं एमबीए भी किया, मा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन फिर मैंने मुझे कहीं वो मज़ा नहीं आया। लगता है कहीं झूठ बोलना ये सब। ना कि नो आई एम फिट फॉर ओनली टीचिंग प्रोफेशन। ना कि मैं टीचर ही बनूँगा वरना सोशल वर्कर बनूँगा। दैट वाज़ माय फाइनल टेक। फिर मैंने तैयारी किया, इसके बीएड किया, इसके बाद सब कुछ किया, इसके बाद नवोदय में भी आया, स्टेट गवर्नमेंट में भी आया, फाइनली केवी को ही मैंने जॉइन किया। तो मैं जब पीजीटी का पहली बार इंटरव्यू दिया 2001 में नहीं हुआ, पीआरटी का दिया उसमें नहीं हुआ, टीजीटी में फाइनली हुआ। गेट योर पॉइंट? तो दूसरे साल 3-4 बार मैंने दिया था। अर्गेनिक तो मैं अंदर से सोचता था कि यार मैं इतना खराब हूँ क्या? तो होता टाइम होता है अपना, अपना टाइम आएगा। ठीक है? तो फिर अपना टाइम आया, तो धैर्य, तो उस समय अगर मैं मेरा धैर्य अगर छूट गया होता ना, तो मैं उससे बिल्कुल दरवाजे पर जाने के बाद मुझे वापस आना पड़ता। और यही होता है, बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं। गेट योर पॉइंट? तो आपकी परीक्षा होती है, तो धैर्य, तो इसलिए कहा गया है कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। अभी हमारे 12th क्लास के जो बच्चे पास आउट हो, मतलब जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके धैर्य की परीक्षा हो रही है। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई, कुछ बच्चे छोड़ दिए, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और जो बच्चे लगे रहेंगे, वो बच्चे उन बच्चों से बेहतर हो जाएंगे जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लगते हैं, और इसी चक्कर में रिजल्ट भी खराब हो जाता है। इसलिए धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्शमैलो, वाल्टर महोदय का ये एक्सपेरिमेंट, और ये बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं ना, इनमें धैर्य की कमी है। तो लेट अस प्रे फॉर देयर धैर्य, कि उनका धैर्य बढ़े। एक बार मैं इसको सम अप कर दूँगा, और इसके बाद आपको मैं बाय-बाय कर दूँगा, ताकि आपको दिमाग में जाते-जाते भी आपको दिमाग में कुछ बैठ जाए। तो टुडे डियर फ्रेंड्स वी टॉक्ड अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड को हमने सबसे आसान तरीके से बताया कि इसको 4 भागों में बांट लो, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर। इससे बहुत आसानी होगी। और इसमें जब भी हम निकालते हैं, हम किस में निकालते हैं? हम जीडीपी एमपी में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? जीडीपी एमपी में। इनकम मेथड हम निकालते हैं एनडीपीएफसी में, ठीक है, और उसको हम निकालते हैं जीवीएएमपी में निकालते हैं। किसको? हम वैल्यू एडेड मेथड को निकालते हैं। तो इसको याद रखिएगा, किसको हम किस में निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर में हमने जो डिवाइड किया, पॉइंट। तो हमको हाउस होल्ड से क्या निकल के आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या निकल के आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम क्या कहते हैं? जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं हाउस होल्ड के द्वारा और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया उसको हम क्लासिफाई करेंगे, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा, कंज्यूमर सर्विसेज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज, और डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स हाउस होल्ड, उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेसिडेंट, विदेशियों के द्वारा जो किया जाता है उसको माइनस करते हैं। तो इस तरीके से वहां एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर में, आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। उसमें हम जनरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, और जनरल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किन किन चीज़ों पर होते हैं? वो जो कलेक्टिव वांट्स होता है, कलेक्टिव जो वेलफेयर की बात होती है, वो उन चीज़ों पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों पर हम करते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? मतलब इसमें हम कॉस्ट के बेस पर करते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक तो हमने बताया कि हमारा जो सोशल वेलफेयर का जो एम है, हाँ, मतलब ये सोल्ड करने के पर्पस से नहीं किया जाता है, ठीक है। ये वेलफेयर के पर्पस से किया जाता है। दूसरा क्या है? मतलब जिसमें हम गवर्नमेंट को कॉस्ट के बेस पर जो भी खर्चा होता है ना, उस पर हम जो भी एक्सपेंडिचर करती है। जैसे खर्चा क्या हो सकता है? जैसे गवर्नमेंट जो भी जो एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं, तो हम उसमें क्या खर्चा हो गया? फैक्टर पेमेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड किया था, क्या बताया था आपको कि कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं? तो हमने बताया था कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट, सीओई, ठीक है।
सीओई की हमने बात किया था कि सीओई पर खर्चा हो जाता है, वो हम इंक्लूड करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, जिसको हमने बताया था कि हम डोमेस्टिक मार्केट में जो भी हमारा परचेज करते हैं उसको, और विदेशी जो परचेज करते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, सॉरी उनको हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन वो इन हम क्या कहते हैं, ओवरलैप हो गए। वो हम जो बताया अभी कि डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स हाउस होल्ड्स आर एडेड, वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा था, सॉरी। ठीक है, तो हमने पहले बताया कि हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम पहले क्या करते हैं, सीओई को इंक्लूड करते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम ऐड करते हैं, फिर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट जो भी हम परचेज करती है, जो भी गवर्नमेंट परचेज करेगी उसको हम इंक्लूड करेंगे। तीसरा हमारा डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो आज हमने बात किया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट की बात किया, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट मतलब गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स की बात की। कल हम बात करेंगे फर्म, कल तो नहीं, अब दूसरे दिन बात करेंगे। ठीक है, जीडीसीएफ मतलब फर्म, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फॉरेन सेक्टर एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उसकी हम बात करें। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अगले आप लोग को जितना मैं वर्क दे रहा हूँ उसको करते जाओ बेटा। आप लोग को नोट्स भेज रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी दिया, मटेरियल दिया है, उसको लिखते जाइए, करते जाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना फिर गड़बड़ होगा। और अपलोड करते जाइए। एटलीस्ट ये जो बच्चे हमारे, इन बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल तक, मैं डेडलाइन दे रहा हूँ कि आप अपलोड कर दीजिए। एक-एक दिन गैप हो रहा है बेटा, अब इस टाइम को बर्बाद नहीं करना, ठीक है? ये सब हमारे बच्चे 90 प्लस वाले बच्चे हैं, जो इतना पेशेंस रखे हैं वो 90 प्लस से कम नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय-बाय। थैंक यू बेटा, बाय। ओके बेटा, बाय, बाय।